वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। एमडी कैट केमिस्ट्री में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज जिस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिज्म की एक इनबिल्ट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी रीजन इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती जाती है, जबकि मैंगनीज के बाद आयरन से लेकर जिंक तक इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाती है। अब हमने इस बात को डिस्कस करना है कि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के अराउंड एक स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। अगर ये अपने एक्सिस के अराउंड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके पास 2 फील्ड्स होंगी जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और दूसरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को देखूं और ये अपना स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी अपनी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर मैं इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन ले आऊं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दूं, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी और दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी। क्यों ऑपोजिट होगी? क्योंकि दोनों के मोशन की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर एक क्लॉकवाइज परफॉर्म कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसी वजह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास हमें ये बात समझ में आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन पेयर करते साथ दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इन्हीं मैग्नेटिक बिहेवियर की बेसिस पे हमने इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमें पता है कि पैरा का मतलब होता है लिटिल, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसमें हमें एक बात जहन में रखनी है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक डायरेक्शन होती है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एक डिफरेंट डायरेक्शन होती है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स रैंडमली अरेंज्ड होती हैं। तो इस वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो जिसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कुछ बुक्स में एल्यूमिनियम और सोडियम को भी साथ दिया होता है, तो एमसीक्यूज में इनके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरे जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वीकली रिपेल्ड हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 0 होगी और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके डी सब शेल के अंदर पेयर्ड होंगे। जैसे कि इस केस में कॉपर की एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पर एक हम तीसरी कैटेगरी देखेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल है, वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो। इनके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है और उसी तरह ये भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस ये है कि यहां जैसे कि मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिक में हर इलेक्ट्रॉन की यूनिक डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की,
लेकिन फेरोमैग्नेटिक में सबकी यूनी डायरेक्शन हो जाती है। सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की, वो सब की सब एक डायरेक्शन में चली जाती है। अब इसकी बेसिक रीजन होती है क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरैक्शन। हमारे कोर्स में चीज नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करा लेता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट और निकल है। इसमें एमसीक्यूज के अंदर ये तीनों एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। आपको एमसीक्यू इस तरह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर या आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास रिलेशनशिप है किस चीज का? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिज्म के साथ। तो ये फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू एन प्लस इंटू एन प्लस टू। एन यहां पर होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, उतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो होता है बोहर मैग्नेटॉन। ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये फेडरल बोर्ड की पुरानी बुक में ये चीज लिखी हुई थी। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड की न्यू बुक में दिया गया है और मेरे ख्याल से ओल्ड बुक और केपीके बोर्ड की बुक में ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता। तो एटॉमिक साइज इन 3D सीरीज हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसकी मदद से हमने पूरे एटॉमिक साइज को डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि किसी भी एटम का एटॉमिक साइज दो चीजों पे एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज है शील्डिंग इफेक्ट और दूसरी चीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा, एटॉमिक साइज ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कैसे ये चलता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के अंदर क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके डी सब शेल में ऐड होता जाएगा, जैसे D1, D2 और D3 हो जाएगा, इसलिए इन तीनों के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रेंथ लेता है वर्सेस शील्डिंग इफेक्ट। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में टाइम के साथ साथ साइज क्या करेगा? साइज डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां जीत रहा है शील्डिंग इफेक्ट से। जबकि क्रोमियम से लेकर निकल तक शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं 3D5 में। इसी तरह मैंगनीज में भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट 4s में इंक्रीज कर गया है। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है इस केस में क्या है? इक्वल है। तो यहां पर क्या होगा? क्रोमियम से लेकर निकल तक जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्रोमियम से लेकर निकल तक हमारा एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहेगा। कॉपर और जिंक के केस में हम ये देखते हैं कि जो हमारा डी सब शेल है वो क्या हो गया है? वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, जिस वजह से हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट का जोर है वो ज्यादा हो जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से यहां पर साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर इस सारी स्टोरी को मैं समराइज करूं तो इसका मतलब यह है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम तक हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्रोमियम से लेकर निकल तक यही साइज कांस्टेंट रहेगा और कॉपर से लेकर जिंक तक यही साइज इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम, ये डिक्रीज करेंगे। उसके बाद क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां पर यह साइज कांस्टेंट रहेगा और कॉपर और जिंक के केस में यही साइज इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके अंदर एमसीक्यू हमारे पास आता है कि इन सब में से कांस्टेंट किसका रहता है। आपको ऑप्शन में दे देगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, कॉपर, और एक इनमें से दे देगा फॉर एग्जांपल मैंगनीज। तो आपको याद रखना है कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज कांस्टेंट रहता है। तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर मैंने एक ग्राफ और भी ऐड किया है। इसमें अगर हम देखें तो रफली क्रोमियम से लेकर निकल तक साइज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, कॉपर जिंक का इंक्रीज कर रहा है और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक साइज का सारा सिचुएशन और एमसीक्यू। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। तो हम सबको पता है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास जो है हमारे पास एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास, और वॉल्यूम हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक साइज। अब जैसे कि हमें पता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एटॉमिक मास जो है वो क्या करेगा, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि बहुत से केसेस में स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, और फिर डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें यह बात समझ आ गई कि ओवरऑल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी इन 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो या तो कांस्टेंट रह रहा है या उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन जिंक के केस में यही डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जिंक जो है हमारे पास एक एक्सेप्शन है और इसके ऊपर एमसीक्यू लाजमी बन सकता है। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को लाजमी देख लेना है। ये था हमारा आज का ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करेंगे और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।